मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। कल कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा पार्थिव शरीर, ये अपडेट आ चुका है। सुबह 8 से 10 बजे तक कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, राजघाट के पास अंतिम संस्कार होगा। कल कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा पार्थिव शरीर को। आज उनके आवास पर ही पार्थिव शरीर को रखा गया है और कल कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां पर तमाम जो आम जनता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे। चूंकि आज बारिश हो रही है और आप इसे कह सकते हैं कि आसमान भी आज मानो आंसू बहा रहा है। तो ये स्थिति अभी दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है, तो एक पब्लिक में खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे पार्थिव शरीर नहीं रखा जा सकता है। तो कल कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल अंतिम संस्कार भी होगा राजघाट के पास। राहुल जी, आसमान भी आंसू बहा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से ही वर्षा की स्थिति बनी हुई है, तो लग रहा है कि प्रकृति भी कहीं न कहीं उन्हें श्रद्धांजलि और नमन कर रही है। अपने तरफ से जो है कि आखिरी श्रद्धांजलि प्रकृति की तरफ से भी उन्हें दिया जा रहा है। वो दृश्य हम लोग इसमें दिल्ली एनसीआर में सीधे सीधे सुबह से ही देख रहे हैं। और जो एक चीज आपने कही कि जो साफगोई की स्थिति थी जी, अब चूंकि वो साफगोई की स्थिति का वर्णन हम लोगों ने किया कि 2008 में 64 सांसद जिन समूह के हों, आप गठबंधन सरकार चलाते हैं, मनमोहन सिंह जी को पता था कि हम गठबंधन सरकार चला रहे हैं। उनके जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो आसानी से कह लेते कि ठीक है, 2000 अगला लोकसभा चुनाव भी अब सामने में आ रहा है, उसके बाद अगर अच्छी संख्या बल की स्थिति आएगी तो हम निर्णय को क्रियान्वित करेंगे। लेकिन उन्हें लगा कि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए तो होना ही चाहिए। वो अड़े हुए रहे। वो एक साफगोई की स्थिति भी दिखती कि हमारी सरकार रहे ना रहे। जब 2012-13 के बाद काफी ज्यादा कई मामलों में वो आलोचना के शिकार हो रहे थे, तब भी उनका एक बयान काफी ज्यादा जो है वो फेमस बयान था, सुमित जी, कि वर्तमान मेरा मूल्यांकन सही रूप से नहीं कर रहा है, लेकिन इतिहास हमारा मूल्यांकन बड़ा मजबूत ढंग से करेगा। तो वो उन्हें पता होता था कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं, लेकिन 10 तरह से अभी मेरी आलोचनाएं हो रही हैं। लेकिन जब बड़े कैनवास पे जब मेरे कार्यों का मूल्यांकन होगा तो उस समय फिर हमारे ऊपर सही का ठप्पा ही लगेगा। ये चीजें उन्हें पता थी और इसी आत्मबल के कारण हमें लग रहा है कि गठबंधन सरकार में भी वो कठोर फैसले लेने से और नहीं बिल्कुल सकते थे। साफगोई का जिक्र अगर होता है तो उसमें बहुत सारे उनके बयान भी हैं और चूंकि कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो 2 लाइन 4 लाइन में ही बहुत बड़ी बात और बहुत पूरी बात कह देते थे। बिल्कुल, वो कम बोलते थे। हमें लग रहा है कि वो उस पीढ़ी के नेता थे जो विश्वास करते थे कि उनके कार्य बोले, और उन्होंने कहा भी था कि हजारों सवालों के जवाबों से अच्छा खामोशी करके कुछ पंक्तियां उन्होंने कही भी थी। बिल्कुल, 1000 जवाब से अच्छी मेरी खामोशी है, न जाने कितने सवालों के आबरू रख लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये वो कम शब्दों में अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रखते थे जी। इसलिए देखिए 2004 से 2014 का जो उनका कार्यकाल था, हाँ। वो एक गठबंधन सरकार के रूप में जिस प्रकार के बड़े फैसले वो लगातार लेते हुए रहे। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग आधार कार्ड को लेकर हम लोग बात करें तो आज सोचिए कि हम लोगों के हर किसी के पॉकेट में आधार कार्ड है। कोई भी सरकारी योजना का लाभ ले, वो आधार कार्ड से लाभ लेने की पूरी पहचान की वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वो उस दस्तावेज को सोचिए कितनी दूरदर्शी थे वो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो डीबीटी, आज एक प्रधानमंत्री जो है कि एक बटन पे जो है कि दबाते हैं और करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं। इसकी नींव रखने की भी पूरी व्यवस्था। और देखिए 2012 से उन्होंने डीबीटी को लेके जो है वो गंभीर हो गए थे। तो उस समय इस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं भी नहीं थी, तो लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया की तरफ वो आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। और पायलट प्रोजेक्ट कई सारे डीबीटी स्कीम्स के, सुमित जी, आप देख सकते हैं उस समय कि उन्होंने कई योजनाओं की प्रारंभ कर दी थी उस समय, जिसको वर्तमान सरकार ने एक बड़ा स्वरूप और ज्यादा उसको आगे व्यापक विस्तार दिया। तो इन सब चीजों के नींव में, कई सारे चीजों के नींव में हम लोगों को लगातार जो है वो नजर आते हैं। आज की पीढ़ी देखिए, आज की पीढ़ी लगातार स्मार्टफोन यूज कर रही है। वो उस पीढ़ी का कल्पना नहीं कर सकती कि मैं राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज। अरविंद जी, पहली प्रतिक्रिया, और चूंकि आप लंबे समय से आपने उन्हें देखा, करीब से देखा, कई मौक़ों पर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा संवाद भी होता है, तो कोई संस्मरण?
नहीं, मनमोहन सिंह जी बहुत लंबे समय तक दिल्ली में रहे हैं। दिल्ली में मैं सिर्फ पॉलिटिक्स और प्रधानमंत्री का नहीं कह रहा हूँ, वो उन्होंने अध्यापन किया है, उन्होंने यहाँ की लाइफ में अलग तरह की भूमिका निभाई है। मुझे याद है एक किताब के विमोचन में हम लोग गए, उपराष्ट्रपति निवास में वो आए थे, और वहाँ हमने हमारे एक पुराने मित्र दिल्ली स्कूल के वहाँ थे उसमें उपस्थित, जो तब ट्रेड यूनियन ही मुख्य रूप से करते थे। तो उनको ये था कि मनमोहन सिंह हमारे उस दौर में जानते हैं नहीं जानते हैं या विरोधी, क्योंकि मनमोहन सिंह तो सिर झुका के काम करने वाले थे। जब सारा प्रोग्राम खत्म हो गया और हम लोग चाय वगैरह के लिए ये थे, तो अचानक मनमोहन सिंह उधर से निकले और आए उनके पास और बोले, राजकुमार जी क्या तबीयत है, कैसे काम चल रहे हैं, आपकी गतिविधियां अभी वैसी ही हैं, बदली हैं कुछ। तो हम सब हैरान थे कि राजकुमार जैन की हर गतिविधि को वो नोटिस कर रहे थे उन दिनों से जब वो दिल्ली स्कूल में थे। तो पढ़ाई जन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। तो ये प्रतिक्रिया, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं जी, अरविंद जी अनम्यूट कर लीजिए। सब चीजें याद रहती थी, और याद ना रहे तो इतना बड़ा काम नहीं करते। अगर इस किस्म के आदमी ना होते कि अच्छा बुरा विवेक रखें और उसके बाद इतनी बड़ी याद रखें, इतनी बड़ी सोच रखें, ये ना होता तो इतने काम नहीं करते। आप काम के लिहाज से देखिए तो आपको अचानक दिखाई देगा कि हमारे बहुत पुराने प्रधानमंत्रियों को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी ने इतनी बड़ी भूमिका मुल्क के इकोनॉमी में ही नहीं, लाइफ के हर चीज में। जैसे इकोनॉमी में हम सब लोग उदारीकरण के उनके फैसलों को याद करते हैं, उसके लिए क्या दबाव होगा और किस किस्म के अंतर्राष्ट्रीय दबाव होंगे, क्योंकि जो लोग उदारीकरण के पीछे उस समय थे उन सब का वेस्टेड इंटरेस्ट था। नए इलाके में जाना, नए बाजार में जाना, नए रिसोर्सेज पे कब्जा करना, नए तरह का इन्वेस्टमेंट का ये लेबर लॉ सारे बदल जाए, इन्वायरमेंट के लॉ बदल जाए, ये ग्लोबलाइजेशन के पीछे की ताकतें थी। तो मनमोहन सिंह जी ने बदलाव किया, लेकिन मुल्क के नुकसान वाला बदलाव नहीं किया। उन पॉइंट्स पे आके वो रुक गए हैं। आपको एक नहीं, मैं 10 फैसले ऐसे गिनवा सकता हूं जहां विदेशी इन्वेस्टमेंट कहां तक आएगा ये वो रुक गए हैं, या जो फैसले उन्होंने किए हम आज उनको लागू नहीं कर पा रहे। जैसे पेट्रोलियम को उन्होंने फ्री किया कि प्राइस के लिए, तो आज वो लागू नहीं हो रहा है कि बाजार के हवाले पेट्रोलियम की कीमत हो और वो हमको उसका लाभ मिल जाए जब कीमत कम हो। आज भी लाखों करोड़ रुपया वो शक्तियां हमसे ले रही हैं। तो इस तरह के और उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोकल दबाव भी थे, हर किस्म के पुराने सिस्टम के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनका दबाव भी था, और वो दबाव फाइनल गया एटमी संधि तक, जिसमें सरकार लूली लंगड़ी हो गई उसके बाद। लेकिन मनमोहन सिंह झुके नहीं। और ये जो अभी राहुल गिना रहे थे फैसले, ये सारे फैसले उन जगहों पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सब फैसले उसी दौर के हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसका आज मुल्क को और इकोनॉमी को इतना लाभ हो रहा है, इसकी शुरुआत उस समय से हो गई थी और पायलट प्रोजेक्ट लेके ओके हो गया था। आधार का को सबसे लिंक करना, ये सारे फैसले मनमोहन सिंह के समय के हैं।